नमस्कार, आप देख रहे हैं कोर्ट्स दिस वीक। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। इस खास बुलेटिन में चर्चा करेंगे बहुचर्चित उन मामलों पर जिनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हुई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति के संदर्भ मामले पर सुनवाई हुई है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपालों की शक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति के संदर्भ पर उसका निर्णय इस बात से प्रभावित नहीं होगा कि वर्तमान में कौन सी राजनीतिक पार्टी सत्ता में है या पहले सत्ता में थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शीर्ष अदालत को एक संदर्भ भेजा था, जिसमें पूछा गया है कि क्या अदालत विधायी प्रक्रिया में समय सीमा निर्धारित कर सकती है और क्या ये राज्यपालों और राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों का उल्लंघन होगा। न्यायमूर्ति BR गवई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने कहा है कि हम इस मामले का फैसला इस आधार पर नहीं करेंगे कि वर्तमान में कौन सी राजनीतिक पार्टी सत्ता में है या पहले सत्ता में थी। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने तमिलनाडु सरकार की ओर से दलील दी कि राज्यपालों द्वारा विधेयकों पर कार्रवाई में देरी की जा रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध किया और कहा कि वे अन्य राज्यों के उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले का फैसला कानूनी पहलुओं के आधार पर करेगा और राजनीतिक दलों के बीच के मतभेदों को नहीं देखेगा। कोर्ट ने कहा, हम नहीं चाहते कि ये मंच राजनीतिक मंच बन जाए। ये मामला तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर एक याचिका से संबंधित है, जिसमें राज्यपाल की शक्तियों और विधेयकों पर कार्रवाई में देरी के मुद्दे पर सवाल उठाए गए थे। शीर्ष अदालत ने अप्रैल में एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा था कि राज्यपालों को विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए एक निश्चित समय सीमा के भीतर काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री और RSS को लेकर विवादित कार्टून बनाने के मामले में कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को अग्रिम जमानत दी है। जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच से हेमंत मालवीय को अग्रिम जमानत उनके द्वारा फेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर माफीनामा जारी करने के बाद मिली है। कोर्ट ने अग्रिम जमानत देते हुए उन्हें जमानत की शर्त के तौर पर मालवीय को जांच में सहयोग करने को कहा है। दरअसल प्रधानमंत्री और RSS को लेकर विवादित कार्टून बनाने के चलते FIR का सामना कर रहे इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय ने 2021 में कोरोना वैक्सीन की उपयोगिता पर सवाल उठाने वाला अभद्र कार्टून बनाया था। इस कार्टून से PM और RSS को अभद्र तरीके से दिखाया गया था, जिसके चलते इंदौर के RSS कार्यकर्ता और वकील विनय जोशी ने लसूड़िया पुलिस थाने में उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। मालवीय ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। बिहार SIR मामले में राष्ट्रीय जनता दल और अन्य की ओर से दाखिल नई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर आपत्ति जमा करवाने या दावा करने की अंतिम तारीख आगे नहीं बढ़ाई है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने बिहार में ड्राफ्ट रोल को लेकर दावा आपत्ति दर्ज करने में मतदाताओं की मदद के लिए बिहार में पैरा लीगल वॉलंटियर या DLSA को मंगलवार दोपहर तक नियुक्त करने उनके नाम और फोन नंबर भी जारी किया, जिससे लोग ऑनलाइन उनसे संपर्क कर सकें। ADR के लिए प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट ने पिछले आदेश में कहा था कि आधार को दस्तावेज के तौर पर स्वीकार करना है। चुनाव आयोग यह नहीं बता रहा है कि रिन्यूमरेशन फॉर्म के साथ क्या दस्तावेज लगाया गया है। हमें आशंका है कि बहुत रिन्यूमरेशन फॉर्म खुद BLO के द्वारा भरा गया है। चुनाव आयोग कुछ मतदाताओं को नोटिस जारी कर रहा है और कह रहा है कि दस्तावेज में कमी है। कोर्ट ने कहा है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में छूट गए लोग आधार के साथ दावा पेश कर सकते हैं। कोर्ट के आदेश के मुताबिक और कानून के तहत आधार की जो अहमियत है उसे आयोग को स्वीकार करना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने कहा कि हम अपनी ओर से आधार की अहमियत को नहीं बढ़ा सकते, सिर्फ उतनी ही आधार की अहमियत होगी जितना मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक है।
वहीं इसी ने कहा कि 7.24 करोड़ लोगों में 99.5% वोटर्स ने दस्तावेज जमा किए हैं। चुनाव आयोग के लिए पेश वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि अधिकांश राजनीतिक दल और वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए नहीं बल्कि हटाने के लिए आवेदन कर रहे हैं। ये कुछ बहुत ही अजीब है। हालांकि हमने लिस्ट को जिला निर्वाचन अधिकारियों और मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार की वेबसाइट पर प्रकाशित किया है। समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूर्णतः पालन किया गया है। आपत्तियां दर्ज करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध है। इसी ने कहा है कि 1 सितंबर से 25 सितंबर के बीच के समय को दावों आपत्तियों पर विचार करने के लिए रखा गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय सीमा के बाद भी दावे आपत्तियां दर्ज करने पर कोई रोक नहीं है। चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि ड्राफ्ट लिस्ट को लेकर दावे और आपत्ति कभी भी फाइल की जा सकती है। इसके लिए कोई डेडलाइन नहीं है। चुनाव आयोग ने कहा कि 30 सितंबर के बाद भी आवेदन दाखिल कर सकते हैं। जो भी नाम शामिल होंगे उन्हें मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाएगा। अगर तारीख आगे बढ़ाई गई तो यह एक अंतहीन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रशांत भूषण ने कहा कि कोर्ट ने आधार को शामिल करने का आदेश 22 अगस्त को दिया था। बिहार में बाढ़ भी आई। इससे भी गंभीर समस्या यह है कि आयोग पारदर्शिता संबंधी अपनी ही निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि उन्होंने मेरा कौन सा फॉर्म अपलोड किया है। सुप्रीम कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद के खिलाफ मुकदमे पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री से ये पता लगाने को कहा है कि 2 एसएलपी में से कौन सी वैध है। यह मामला संभल जामा मस्जिद के प्रबंधन समिति द्वारा दायर एसएलपी से संबंधित है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने कहा था कि शाही जामा मस्जिद के खिलाफ मुकदमा वर्शिप ऑफ प्लेसेस एक्ट 1991 द्वारा बाधित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री से कहा है कि वह पता करे कि 2 एसएलपी में से कौन सी वैध है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि तब तक स्टेटस का वो बनाए रखा जाएगा। सीनियर एडवोकेट हुज़फा अहमदी ने मस्जिद प्रबंधन समिति की ओर से पेश हुए और कहा कि उनके पास इस मामले में अधिकृत पत्र है। कोर्ट ने 2 एसएलपी के बारे में रिपोर्ट 2 सप्ताह में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है और स्टेटस कवर जारी रखने का आदेश दिया है। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए और कहा कि स्टेटस कवर जारी रखने की जरूरत नहीं है। प्रतिवादियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दावा किया था कि संभल शहर के बीच में स्थित श्री हरिहर मंदिर को जबरन और अवैध रूप से जामी मस्जिद समिति द्वारा उपयोग किया जा रहा है। उदयपुर का कन्हैया लाल टेलर हत्याकांड मामले में आरोपी जावेद की जमानत रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। हालांकि जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह भी साफ किया कि हाईकोर्ट ने जावेद को जमानत देते हुए जो टिप्पणियां की थी उन टिप्पणियों का ट्रायल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही मामले में बाकी अन्य आरोपी जिनकी जमानत याचिका लंबित है, इस आधार पर उनके मामले और जावेद के मामले में समानता की मांग नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने माना है कि वारदात के समय आरोपी किशोर था। फिलहाल इस मामले में 166 में से सिर्फ 8 लोगों की गवाही हुई है। ऐसे में मामले में ट्रायल पूरा होने में वक्त लगेगा। कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के जमानत देने के फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए जावेद की जमानत के खिलाफ कन्हैया लाल के बेटे और एनआईए की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो राजस्थान हाईकोर्ट के जमानत देने के फैसले में दखल नहीं देगा। इस मामले में अदालत ने माना कि वारदात के समय आरोपी टीनेजर था और फिलहाल 166 में से सिर्फ 8 लोगों की गवाही हुई है, लिहाजा ट्रायल पूरा होने में वक्त लगेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि हाईकोर्ट ने जावेद को जमानत देते हुए जो टिप्पणियां की थी उनका ट्रायल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है और कहा है कि विकास कार्यों को पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलित करना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के पानी में बड़ी संख्या में लकड़ियां बहती हुई देखी गई हैं, जो बड़े पैमाने पर अवैध वृक्ष कटाई की ओर इशारा करती हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह इस मामले को गंभीरता से ले और आवश्यक कदम उठाए।
चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा है कि विकास कार्यों को पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलित करना आवश्यक है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और पर्यावरण मंत्रालय के सचिव से बात करेगी। मेहता ने आगे कहा है कि मानव गतिविधियों ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है और अब प्रकृति अपना असंतुलन दिखा रही है। इसी के साथ कोर्ट ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और अन्य संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। कोर्ट ने पर्यावरणविद अनामिका राणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से अनुरोध किया कि वह प्रशिक्षण के दौरान हुई दिव्यांगता के कारण बोर्ड आउट हुए सैन्य कैंडिडेट्स को दिए जाने वाले आर्थिक और बीमा लाभों को बढ़ाए और ऐसे कैंडिडेट्स के मेडिकल पूर्ण मूल्यांकन और पुनर्वास के लिए एक योजना बनाए। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट और दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व जज रेखा पल्ली को दिव्यांग और बोर्ड आउट हुए सैन्य कैंडिडेट की दुर्दशा से संबंधित स्वतः संज्ञान मामले में न्यायालय की सहायता के लिए नियुक्त किया। सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने प्रस्तुत किया कि 29 अगस्त से प्रशिक्षण के कारण या उससे बड़ी दिव्यांगता के कारण सेवा मुक्त हुए सभी कैंडिडेटों को पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना में शामिल किया गया और उनकी मेडिकल आवश्यकताओं का बिना किसी रोक-टोक के पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि मृत्यु की स्थिति में निकटतम परिजन को 12.5 लाख की अनुग्रह राशि के साथ साथ 9,000 प्रति माह का भुगतान किया जाता है। दिव्यांगता की स्थिति में कैंडिडेट्स को 9,000 की अनुग्रह राशि और 100% दिव्यांगता के लिए 16,000 की अनुग्रह राशि मिलती है, जो दिव्यांगता की डिग्री के अनुसार अनुपातिक रूप से कम हो जाती है। उन्होंने आगे बताया कि कैंडिडेट्स को सेना, वायुसेना और नौसेना द्वारा संचालित सदस्यता आधारित बीमा योजनाओं के अंतर्गत भी कवर किया जाता है। भाटी ने न्यायालय को बताया कि सेना समूह बीमा कोष सैन्य कर्मियों द्वारा भुगतान किए जाने वाले मासिक बीमा प्रीमियम से वित्त पोषित होता है। मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ और 100% दिव्यांगता की स्थिति में 25 लाख प्रदान करता है, जो कम दिव्यांगता के लिए अनुपातिक रूप से कम होता है। यदि विकलांगता 20% से कम है तो 50,000 की अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है। कैंडिडेट्स के पुनर्वास के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि वर्तमान में ये सुविधाएं केवल कमीशन प्राप्त पूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन पुनर्वास महानिदेशक के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं और मार्च 2024 का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। जस्टिस नागरत्ना ने सुझाव दिया कि जहां संभव हो कैंडिडेट्स को डेस्क जॉब में समायोजित किया जा सकता है, उन्हें एक अलग श्रेणी के रूप में माना जा सकता है। अदालत ने प्रतिवादियों को पुनर्वास के उद्देश्य से उपचार पूरा होने के बाद कैंडिडेट्स के मेडिकल पूर्ण मूल्यांकन के लिए प्रस्तुतियों पर विचार करने का निर्देश दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा, प्रतिवादियों से अनुरोध है कि वे इस प्रस्तुतियों पर विचार करें और पुनर्वास के उद्देश्य से आउटबोर्डेड कैंडिडेटों का चिकित्सा उपचार पूरा होने के बाद मेडिकल पूर्ण मूल्यांकन के लिए योजना तैयार करें। इस मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में छात्र कार्यकर्ता शर्जील इमाम, उमर खालिद और अन्य आरोपियों को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने 2020 में हुए दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए केस में सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 9 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शर्जील इमाम और उमर खालिद के साथ मोहम्मद सलीम खान, शिफाउर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। अदालत ने सभी की याचिका खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध करते हुए दलील दी थी कि यह सिर्फ और सिर्फ दंगों का मामला नहीं है, बल्कि एक ऐसा मामला है जहां दंगों की साजिश पहले से ही एक भयावह मकसद और सोचे समझे षड्यंत्र के साथ बनाई गई थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि यह वैश्विक स्तर पर भारत को बदनाम करने की एक साजिश थी और केवल लंबी कैद जमानत का आधार नहीं हो सकती। फरवरी 2020 में हुए दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।
यह हिंसा नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी। शर्जील इमाम, खालिद सैफी, गुलफिशा फातिमा और अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं 2022 से हाईकोर्ट में लंबित थीं और समय समय पर विभिन्न पीठों ने इन पर सुनवाई की। अन्य आरोपी अतहर खान, मोहम्मद सलीम खान, शिफाउर रहमान, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद भी जमानत के हकदार होने का दावा कर रहे थे। उनके वकीलों ने 5 साल से ज्यादा लंबी हिरासत, ट्रायल में देरी और अन्य सह आरोपियों जैसे देवांगना कालिता, नताशा नरवाल को जमानत मिलने का हवाला दिया। उमर खालिद के वकील त्रिदीप पैस ने कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप में सदस्य होना या मैसेज न भेजना अपराध नहीं है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।